केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। ये खबर आपने देखी? ये सवाल आपसे हम हर रात 10 बजे पूछते हैं, क्योंकि इस बुलेटिन में हम आप तक हर वो खबर पहुंचाते हैं जो आपसे दिन भर में छूट गई है। आज खबर आपने देखी में आपको दिखाएंगे संसद में गृह मंत्री शाह की गर्जना, जिसने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने ला दिया है। बात होगी राहुल गांधी की जर्मनी वाली छुट्टी की, जिसने बीजेपी को एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाने का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन नए चुनाव आयुक्त के चयन की बैठक में आज राहुल गांधी जरूर शामिल हुए, जिसमें उन्होंने नाराजगी भी जताई अपनी। इधर टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अपने ही पूर्व नेता यानी कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जातिगत समीकरण साधते हुए संगठन को और कैसे मजबूत करना है, इस पर भी बीजेपी के हर बड़े नेता का फोकस है। लेकिन इस फोकस के साथ उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने के लिए योगी के ऑपरेशन D3 पर भी काम जारी है। क्या है योगी का D3 मॉडल, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री की गर्जना की। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद से कांग्रेस पर कई सवाल पूछे, कांग्रेस पर निशाना साधा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से ऐसी हुंकार भरी जिसकी गूंज पर हर उस व्यक्ति तक पहुंची जो SIR पर सवाल पूछकर अपना राजनीतिक लक्ष्य साधने और देश की चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। आज गृह मंत्री ने विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जो बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुए और आगे पता नहीं कब तक झूठे नैरेटिव गढ़ते रहेंगे। क्या सदन में गृह मंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया और कैसे आज विपक्ष गृह मंत्री के सामने चुपचाप बैठा रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। शीतकालीन सत्र का पहला दिन, SIR पर चर्चा की मांग के लिए विपक्ष का संसद में हंगामा। विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार दोनों सदनों में SIR पर चर्चा के लिए तैयार। Discussion on the 150th anniversary of Vande Mataram will be taken up on Tuesday. It is finalized, and for election reforms, the subject related to that will be taken up right after it is over in Lok Sabha. 9 दिसंबर को SIR पर चर्चा के पहले दिन राहुल गांधी ने लोकसभा में SIR को लेकर चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर दी और कहा कि ये संवैधानिक संस्था सरकार के साथ मिली हुई है। The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the election commission. SIR पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी के साथ आए। SIR के मुद्दे पर जैसे ही एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब देना शुरू किया तो SIR पर विपक्ष के झूठ का पर्दा हट गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। एक के बाद एक अमित शाह कांग्रेस और विपक्ष के वोट चोरी वाले एजेंडे की हवा निकाल रहे थे।
और सामने बैठे राहुल गांधी सिर खुजा रहे थे। इसके बाद जैसे ही चर्चा घुसपैठियों पर आई तो राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई। पूरी तरह से एक्सपोज होने के डर से सारे कांग्रेसी सांसद भाग खड़े हुए। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। इससे पहले अमित शाह ने एसआईआर पर लोकसभा में जैसे ही बोलना शुरू किया, करीब 5 मिनट बाद राहुल गांधी बीच में ही कूद पड़े और गृह मंत्री से 3 सवाल पूछे। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां के फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। नेहरू काल में तो मन मर्जी चुनाव आयुक्त बनाए जाते थे। नेहरू सरकार 3 बार और कांग्रेस राज में 11 बार एसआईआर हुआ। लेकिन जब बीजेपी सरकार में एसआईआर हो रहा है तो फिर विरोध क्यों? ईवीएम कांग्रेस लेकर आई, लेकिन 2014 में हारने के बाद से कांग्रेस ईवीएम के विरोध में आ गई। मान्यवर, 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर, हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो, अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। अमित शाह नेता विपक्ष के दूसरे सवाल, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाने का जवाब दे ही रहे थे कि सदन के अंदर तापमान बढ़ रहा था और गृह मंत्री ने जैसे ही घुसपैठियों को पकड़कर खदेड़ने की बात कही, राहुल अपने सांसदों के समेत 9-2-11 हो गए। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। एसआईआर के बारे में रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी लोकसभा में भी एक्सपोज हो गए। अगर वो गृह मंत्री के भाषण को पूरा सुनकर बजाय वॉकआउट के एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर तथ्यों के सवाल करते तो लोकतंत्र और कांग्रेस के लिए बेहतर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन के भीतर हर उस सवाल का जवाब दिया जो लगातार विपक्ष सवाल पूछता है। और सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी की तरफ से बार बार एसआईआर को लेकर पूछा जा रहा था और राहुल गांधी का नाम लेकर उनको संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई जवाब दिए हैं। इधर राहुल गांधी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का विदेश प्रेम किसी से छिपा नहीं है, समय समय पर सामने आता है। तभी तो देश के लिए कितना भी बड़ा या जरूरी दिन क्यों ना हो, राहुल अधिकतर देश से बाहर ही मिलेंगे आपको। और राहुल की इसी आदत पर बीजेपी राहुल के विदेश दौरे पर सवाल खड़े करती है, तो कांग्रेस को मानो सांप सूंघ जाता है। तभी तो संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल के जर्मनी जाने पर सत्ता पक्ष एक बार फिर राहुल पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। It is not a question of stealing election.
is a part-time, non-serious political leader. परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं, उनके लिए विदेशी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। संसदीय कार्रवाई से, अध्यादेशों से, विधेयकों से, कानूनों से कोई वास्ता नहीं है। लोकसभा में एसआईआर पर सवाल खड़े करने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए। नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे राहुल गांधी शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर विदेश जाने की तैयारी में लग गए हैं। मंगलवार को अपने कुर्ते की भुजाएं चढ़ाकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे, वोटर लिस्ट रिवीजन पर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन 28 मिनट की स्पीच देने के बाद राहुल गांधी शायद थक गए। तभी विंटर सेशन से कथित तौर पर वेकेशन के लिए निकलने का प्लान बनाने लगे। आरोप हम नहीं बल्कि बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे। 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इवेंट में शामिल होंगे, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। और वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है, तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। बिहार के चुनाव थे तब भी तो वो वेकेशन में ही थे, जंगल सफारी चले गए थे, विदेश चले गए थे, तो ये विदेश नायक है। और अब पार्लियामेंट सेशन जब 19 तारीख तक है, तो उसके पहले ही 15 से 20 तारीख तक बताया जा रहा है जर्मनी जाएंगे। अब पता नहीं वहाँ पे भारत के खिलाफ क्या क्या जहर उगलेंगे। हर बार विदेश जाते तो कुछ ना कुछ जहर उगलते ही हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी एक तो गंभीर भी नहीं है, दूसरा वो परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं, उनके लिए विदेशी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है, पार्लियामेंट नहीं, ये उनकी प्रायोरिटी है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या वाकई जर्मनी जाएंगे? आखिर बीजेपी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर यह दावा किस आधार पर किया है? दरअसल इसके पीछे है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष औसाफ खान का बयान। औसाफ ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। वो 17 दिसंबर 2025 को बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के साथ वार्ता करेंगे। यही नहीं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने कहा है कि जर्मनी में गांधी जी की गतिविधियों से भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा को बढ़ावा मिलेगा और जर्मन सांसदों के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से संवाद के अवसर खुलेंगे। मतलब साफ है, राहुल गांधी का जर्मनी दौरा फिक्स है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरे में भारत के संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा भी उनकी परछाई बनकर साथ में मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी को घेर रही है, उनके सीरियस पॉलिटिशियन होने पर सवाल खड़े कर रही है। तो जाने दो, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं हैं। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। जब सदन में बड़ी से बड़े विषयों को लेकर बहस होती है, चर्चा होती है, एलओपी होने के बावजूद आप सदन से आप नदारत रहते हैं। इन्हीं की पार्टी के इससे पूर्व में भी एलओपी रहे हैं जो कि पूरा समय सदन को दिया करते थे। ऐसे में सत्र के दौरान भी अगर आपके लिए विदेश यात्राएं ज़्यादा महत्व रखती हैं तो अपने में दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उसको लेकर भी आप गंभीर नहीं है, ये चिंता का विषय। राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता पर बीजेपी यूं ही नहीं सवाल खड़े कर रही है, बल्कि इसके पीछे कई वजहें हैं। मौजूदा जर्मनी दौरे को छोड़ दें तो राहुल गांधी अहम मौकों पर विदेश जाते रहे हैं। साल 2013 में जब उत्तराखंड में
बाढ़ का कहर बरप रहा था तो राहुल विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, जबकि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। साल 2015 में असम चुनाव के बीच राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। साल 2015 के ही फरवरी महीने में वो देश से बाहर चले गए थे। वो 57 दिनों के बाद जब दिल्ली लौटे तो पता चला कि वो बैंकॉक और म्यांमार घूमने गए थे। साल 2016 में इंग्लैंड दौरे पर चले गए जब पंजाब चुनाव होना था। साल 2019 के अक्टूबर में राहुल गांधी अचानक विदेश रवाना हो गए जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलित थी। साल 2019 के दिसंबर में उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। इसी समय देश में सीए को लेकर कानून पारित हो रहा था। 2020 दिसंबर में जब किसान आंदोलन चरम पर था तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, तो वो विदेश दौरे पर चले गए। इसी दौरान कांग्रेस का स्थापना दिवस आया जिसमें वो नदारत रहे। तो अब जब एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष सरकार को घेरने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो राहुल गांधी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए बर्लिन जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो कांग्रेस देश में सिमटती जा रही है उसे विदेश में मजबूत करना क्या जरूरी है। सदन का हर सदस्य सदन की कार्रवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो महत्वता और बढ़ जाती है जब लीडर अपोजिशन सदन में न रहें और विदेश जा रहे हों। ये उनकी विदेश यात्रा इस बात का प्रतीक है कि उनको संसदीय कार्रवाई से, अध्यादेशों से, विधेयकों से, कानूनों से कोई वास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय राहुल जी हर छोटे बड़े काम के बाद, जैसे लोग होता ना कि कोई काम संपन्न होता है तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं हमारे वहाँ भारतवर्ष में। आदरणीय राहुल जी निश्चित रूप में एक कोई भी काम होता है उसके बाद वे विदेश की यात्रा जाकर अपनी थकान को कम करते हैं। जो सवाल बीजेपी उठा रही है उसी सवाल पर तो कांग्रेस और राहुल गांधी को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनका विदेश जाना क्या इतना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लिहाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से कांग्रेस पहले चुनाव हारती है, फिर हार का ठीकरा चुनाव आयोग और एसआईआर पर फोड़ने की कोशिश करती है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके बारे में क्या धारणा बन रही है। राहुल गांधी को लेकर एक धारणा बनती जा रही है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। इसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनीति में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए खुद उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। पीएम मोदी इसका उदाहरण है। वो 7 दिन और 24 घंटे काम करते हैं। चुनाव आते हैं तो पीएम मोदी के साथ अमित शाह बूथ स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ऐसा करते हैं? जवाब कांग्रेस और उसके नेताओं के पास है, लेकिन वो कबूतर की आंखें बंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भले ही ये महीनों पहले तय हो गया हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी छुट्टियां उसके पहले ही प्लान कर ली हैं और बीजेपी को एक बार फिर से मौका दे दिया है राहुल गांधी से उनके विदेश दौरे को लेकर सवाल पूछने की। चलिए बढ़ते हैं आगे। इधर संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कामकाज में जुटे हुए हैं। इधर कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुद्दा केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुखिया को चुने जाने का था।
मुख्य सूचना आयुक्त का चुनाव प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति ही करती है और उसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता की राय भी ली जाती है। इसी वजह से राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग की और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। रिपोर्ट देखिए। पीएम अमित शाह और राहुल की मीटिंग, बंद कमरे में 1.5 घंटे तक बातचीत। किस मुद्दे पर चला इतना लंबा मंथन? दोपहर का वक्त जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी की एक बहुत अहम बैठक चल रही थी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 88 मिनट तक चली, मतलब करीब 1.5 घंटे। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये कोई आम बैठक नहीं थी। देश का नया CIC यानी मुख्य सूचना आयोग चुना जाना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा 8 सूचना आयुक्त को चुने जाने पर भी बातचीत हुई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी इस बैठक से बेहद नाराज लहजे में बाहर निकले और उन्होंने लिखित तौर पर एक शिकायत तक कर दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने आरोप लगाया कि इस बैठक में उन नामों पर विचार ही नहीं किया गया जो उन्होंने सुझाए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनका पारा चढ़ गया और उन्हें शिकायत तक कर दी। लेकिन सवाल है कि इन शिकायतों के बीच सूचना आयोग के मुखिया और बाकी सदस्यों का चुनाव कब तक हो पाएगा, क्योंकि CIC की वेबसाइट के मुताबिक बेंच के पास करीब 30,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है और उनका निपटारा करने के लिए सिर्फ 2 सूचना आयुक्त पद पर मौजूद हैं। मतलब 8 सूचना आयुक्त के पद खाली हैं जिन्हें जल्द से जल्द भरे जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी पेंडिंग है। मतलब सूचना आयोग के पास न तो सेनापति है और न ही सैनिक। इसी वजह से इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति किए जाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये खबर आपने देखी, में कई और खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।